नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ये एस पांडे की बुक से जो कि चैप्टर नंबर 8 देख रहे थे, जो कि आपका परिवार व नातेदारी व्यवस्था था। ठीक है, तो हमने इसमें काफ़ी जो कि लेक्चर देख चुके हैं अब तक। इसमें जो कि 3 क्लास जो कि अपलोड हो चुकी है, 3 क्लास की वीडियो। ये हमारा चौथा पार्ट होगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, थोड़े से टॉपिक बचे हैं, इसको भी आज हम फिनिश कर देंगे। तो देखो, अब बात क्या कर रहा है, संयुक्त परिवार और औद्योगिकीकरण या आर्थिक विकास में संबंध। तो यहाँ पर कहा जाए जो संयुक्त परिवार है उसका औद्योगिकीकरण से कैसे संबंध है, या फिर आर्थिक विकास में क्या भूमिका है, ये हम देखेंगे। आर्थिक विकास में भूमिका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके पॉजिटिव क्या इसके पॉइंट होंगे, क्या निगेटिव पॉइंट होंगे, जो भी इसका आर्थिक विकास में संबंध होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल में अभी चैनल से नए जुड़े हो, फटाफट देखो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करके आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाते हो, और उसी सपोर्ट के बदले हम लोग को जो कि मोटिवेशन मिलता है वीडियो को और अधिक बनाने के लिए और अधिक लेक्चर लाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा मोटिवेट होते रहना चाहिए आप, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखो आपका कहा जा रहा है संयुक्त परिवार और औद्योगिकीकरण या आर्थिक विकास से संबंध में हम टॉपिक देखते हैं। कह रहा है संयुक्त परिवार और अर्थव्यवस्था या औद्योगिकीकरण या आर्थिक विकास के मध्य संबंधों का विश्लेषण भारतीय समाजशास्त्रियों के लिए केंद्रीय विषय रहा है। कुछ समाजशास्त्रियों ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि परंपरागत संयुक्त परिवार व्यवस्था औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधक का कार्य करती है। देखो, जो कुछ समाजशास्त्री वो उनका मानना है कि जो आपका ये संयुक्त परिवार की फैमिली है ना, ये जो कि औद्योगिकीकरण के लिए बाधक है, मतलब ये औद्योगिकीकरण के मार्ग में रुकावट है। कैसे, आओ देखते हैं, यहाँ पे आगे समझते हैं। देखो, ये 3-4 पॉइंट है, यहाँ पे समझ लो कि ये संयुक्त परिवार जो कि कैसे औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बाधित कर। देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट कहा जा रहा है संयुक्त परिवार कुशलता में बाधक है। जैसे आप देखोगे संयुक्त परिवार में क्या होता है, जो लोग एक ही काम में, खासकर एग्रीकल्चर के काम में जुड़े होते हैं, तो उसमें व्यक्ति कुशल हो चाहे अकुशल हो, उससे नहीं मतलब होता, सबके सब लोग जो कि उसी फील्ड में लगे हुए, उसी फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पूंजीकरण के लिए, जो आपका औद्योगिकीकरण, उसके लिए जो कि कुशलता की, कौशल की आवश्यकता है, पर यहाँ पे कौशल का अभाव होता है। इस वजह से कहा जा रहा है कि जो आपका संयुक्त परिवार है वो जो कि औद्योगिकीकरण के लिए बाधक है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। फिर सेकंड पॉइंट करें, यह गतिशीलता में बाधक है। जी हाँ, संयुक्त परिवार देखोगे जो कि रूढ़िवादी जो धार्मिक परंपरा है उस पर आधारित होती है। तो जबकि सामाजिक गतिशीलता क्या, आधुनिक मूल्य चाहिए, आधुनिक विचार चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए। ये सब कुछ मूल्य जब तक नहीं आएंगे तब तक आप जो कि आपका समाज जो कि गतिशील नहीं हो पाएगा। और औद्योगिकीकरण जो कि गतिशील समाज में ही सक्सेस होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह जो आपका संयुक्त परिवार है यह गतिशीलता में बाधक है। क्यों? क्योंकि ये परंपरागत रूढ़िवादी से ग्रस्त होता है थोड़ा। फिर नेक्स्ट पॉइंट करें, यह अकर्मणियों की संख्या में वृद्धि करता है। वही कहने मतलब कि जो किसी को पास स्किल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो कि उसी क्षेत्र में काम कर रहा है, और उसको जो कि कोई और काम करने का ऑप्शन उतना देता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको बोलता चलो घर का ही बिजनेस है, उसी को देखो, या फिर घर का जो काम पीढ़ी दर पीढ़ी होता है आप उसी को देखो। तो एक तरह से क्या करे, जो अकर्मण्य जो मतलब कर्म तो करना चाहते पर नहीं कर पाते हैं, या फिर जो थोड़े आलसी प्रवृत्ति होते हैं, तो उनकी संख्या में वृद्धि करता है, तो उनको कुछ और नया सीखने के लिए प्रेरित नहीं करता है। तो जब देखो, लेकिन जबकि जब आपका औद्योगिकीकरण है वहाँ पे कुछ न कुछ हमेशा इनोवेशन चाहिए, और जबकि आपका जो संयुक्त परिवार है वो इनोवेशन पे एक तरह से देखो ब्रेक लगाता है। तो इसलिए देखो, ये कहता है कि जो आपका संयुक्त परिवार है वो औद्योगिकीकरण के लिए बाधक है। तो फोर्थ पॉइंट देखो, यह प्रदत्त परिस्थिति को महत्व देता है, फलतः कार्य निष्पादन और प्रतिफलों के बीच अंतर आता है। कहने मतलब ये जो कि अर्जित परिस्थिति को महत्व नहीं देता। जो जैसे मान लो कोई संयुक्त परिवार में क्या होता है, जो बड़ा पुत्र होता है उसी के पास जो संपत्ति का हस्तांतरण होता है, और वही जो कि पिता के बाद जो कि सारे डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे अब जरूरी अब हो सकता है वो व्यक्ति उतना योग्य ना हो जितना उसका छोटा बेटा योग्य हो, पर यहाँ पे योग्यता को महत्व नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो कि प्रदत्त परिस्थिति को महत्व दिया जाए, यानी अर्जित परिस्थिति को महत्व नहीं दिया जाता है। तो वही कह रहा है आपका फोर्थ पॉइंट, जब अर्जित परिस्थिति को महत्व नहीं दिया जाता, जबकि आप देखोगे औद्योगिकीकरण वो जो कि अर्जित परिस्थिति को ही महत्व देता है। तो इस आधार पर देखोगे संयुक्त परिवार, ये 4 पॉइंट के आधार पर बोला जा रहा है जो संयुक्त परिवार है आपका वो जो कि औद्योगिकीकरण में बाधक है। अब देखो आगे और लोग हैं जिन्होंने औद्योगिकीकरण, ये संयुक्त परिवार की व्याख्या की औद्योगिकीकरण के सापेक्ष में। यहाँ हम समझते हैं क्या क्या उन्होंने व्याख्या किया है। जैसे मैक्स वेबर ही ने कहा था कि ये जो कि औद्योगिकीकरण में सहायक नहीं है संयुक्त परिवार। आगे देखो, आगे कहा जाए, साथ ही औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया ने संयुक्त परिवार की एकाकी परिवार के रूप में परिणित कर दिया है। यानी कहने का मतलब एक तरह से तो संयुक्त परिवार जो संयुक्त परिवार है वो आपका औद्योगिकीकरण में तो बाधक है ही, लेकिन जो औद्योगिकीकरण है उसने भी संयुक्त परिवार को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया है? औद्योगिकीकरण बढ़ा है तो जो संयुक्त परिवार है वो टूट के एकाकी परिवार में बनता चला गया है, यानी संयुक्त परिवार का विखंडन हो गया है औद्योगिकीकरण के जरिए। मतलब एक तरह से देखो, संयुक्त परिवार औद्योगिकीकरण को प्रभावित कर रहा है, औद्योगिकीकरण संयुक्त परिवार दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, ये रास गोरे का स्टडी वो बताते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे देखो तो कुछ और जो उपरोक्त विचारों, कुछ और समाजशास्त्री जो इन विचारों का खंडन करते हैं, मतलब ये जो बोलते हैं कि संयुक्त परिवार जो कि औद्योगिकरण के लिए बाधक है, तो इन विचारों का कुछ समाजशास्त्री जो कि आपका खंडन करते हैं। कौन है यहाँ पे देखते हैं, संयुक्त परिवार औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सदैव सहायक है। कुछ आपके समाजशास्त्री जैसे सिंगर ये बोलते हैं कि जो संयुक्त परिवार है वो औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास में सहायक है, जबकि इसके पहले क्या बोला जाता, वो बाधक है। और बाधक हमने ये 4 पॉइंट यहाँ पे देखे थे। अभी देखो आगे कह रहा है, तथा औद्योगिकरण व आर्थिक विकास ने संयुक्त परिवार का केंद्रीय प्रवृत्ति को विशेष रूप से प्रभावित नहीं किया है। तथा ये भी कहा जा रहा है जो औद्योगिकरण व आर्थिक विकास है इसने जो कि संयुक्त परिवार को जो कि केंद्रीय स्तर मतलब इसके मूल स्तर पर जो कि प्रभावित नहीं किया है, ये कहा जा रहा है। अब देखो यहाँ पर कहा रहा है, प्रथम पक्ष के विचारकों का मानना है कि संयुक्त परिवार की आधारभूत विशेषताएं औद्योगिकरण के विकास के आवश्यकताओं की विरोधी होती है। वही जो पहले पक्ष ये करा है कि संयुक्त परिवार जो कि औद्योगिकरण के विरोध में है, उसके विपक्ष में खड़ा होता है, जबकि यहाँ पे देखो जो आपके सिंगर ये करे नहीं, ऐसा नहीं है, ये सहयोगी सहयोग भी करता है। अब यहाँ देखेंगे कैसे सहयोग करेगा, उसके कुछ पॉइंट है वो देखेंगे यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कह रहा है, कालांतर में संयुक्त परिवार एवं औद्योगिकरण के मध्य संबंधों के संदर्भ में उपरोक्त विचारों का खंडन करते हुए सकारात्मक प्रत्युत्तर भी प्रस्तुत किए गए। मतलब जो सकारात्मक संबंध है वो भी आया है सामने हम लोग के। संयुक्त परिवार आर्थिक विकास को संपोषित भी करता है। कैसे, वो देखो ये 3-4 पॉइंट यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैसे। देखो पहला पॉइंट कह रहा है, सम्मिलित आय के संदर्भ में श्रम के उपयोग को संभव बनाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब सभी लोग एक साथ काम करते हैं, तो जब सभी लोग एक साथ मिल के काम करते हैं तो जो उत्पादन की प्रवृत्ति वो बढ़ जाती है ना। सब इकट्ठा काम करते हैं तो क्या एक तरह से संगठन बना के काम करते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है, यानी जो श्रम का उपयोग है वो भरपूर यहाँ पे हो रहा है। तो इस वजह से कल और पूंजीवाद में भी आपको जो कि देखो श्रम की अधिकतम उपयोगिता चाहिए होती है, तो वही बात करें इस आधार पे देखोगे तो जो संयुक्त परिवार है वो औद्योगिकरण में एक तरह से सहायक है। फिर दूसरा पॉइंट कर रहा है, संपत्ति के विभाजन से सुरक्षा करके पूंजी निर्माण में सहायक होता है। देखो औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए, आपको पूंजी चाहिए। अब पूंजी कैसे मिलेगा, जब जो कि संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, संपत्ति एक जगह केंद्रित होगा तभी, ठीक है। तो जो संयुक्त परिवार है वहाँ पर देखो जो घर का मुखिया तो उसी के पास जो कि संपत्ति केंद्रित होती है, संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है मैक्सिमम, एक तरह से ये पूंजी निर्माण में सहायक है। तो इस तरह से भी आप देखोगे कि संपत्ति की सुरक्षा करके ये जो कि औद्योगिकरण के में एक तरह से सहायक है। फिर थर्ड पॉइंट आपसे कह रहा है, सदस्यों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर उन्हें अपनी गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन करने में सहायक होता है। देखो अगर किसी को पता है कि मुझे यहाँ से मान लो ये मेरी फैमिली है, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरे ऊपर कल को कुछ भी होता है तो सोशली या इकोनॉमिकली कोई क्राइसिस आती है तो मेरी फैमिली मुझे संभाल लेंगी। जब मुझे ये भरोसा है कि मेरी फैमिली मुझे संभाल लेगी तो मुझे जो भी करना होगा उस काम में मैं अपना मतलब अच्छा सा मेहनत लगा सकता हूँ, अच्छे से फोकस कर सकता हूँ और उस काम में मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो संयुक्त परिवार भी यही करता है, घर पर किसी को अगर कुछ भी होता है सोशली रूप से इकोनॉमिकली रूप से कोई भी क्राइसिस आती है तो संयुक्त परिवार उसको संभाल लेती है। अब इससे क्या होता है, जो वो इंसान है, व्यक्ति है, वो अपना नया काम फिर से भी शुरू कर सकता है। अगर उसको क्राइसिस आ गई है फिर से जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। तो ये सेम काम जो ये सेम प्रोसेस देखोगे आपको पूंजीवाद में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे पूंजीवाद भी जो है कि अपने वर्करों को सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सुरक्षा देता है, वेतन के रूप में सामाजिक सुरक्षा भी देता है, कुछ उनको हेल्थ वगैरह इंश्योरेंस वगैरह देके, ठीक है। तो इस तरह की बातें आपको पूंजीवाद में भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो पूंजीवाद है वो जो कि संयुक्त परिवार जो है वो पूंजीवाद में सहायक है। फिर देखो उत्तरदायित्व के निर्वहन करने वाले व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। देखो जो आपका संयुक्त परिवार है वहाँ पर जो मुखिया होता है वो उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो परिवार के सभी सदस्यों का जो कि देख रेख करे, अच्छे से पालन वालन करे और उनके जो कि हर तरह की सामाजिक सुरक्षा या पारिवारिक सुरक्षा सांस्कृतिक जो भी है वो सब कुछ करे। तो ये देखो मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, इसमें उत्तरदायित्व की भावना है और जो परिवार के जितने सदस्य उनका भी उत्तरदायित्व होता है कि अपने से बड़े के प्रति या जो भी हमको काम दिया गया उसको अच्छे से हम निर्वहन करें। तो एक तरह से देखो पूंजीवाद में भी यही है, जो आपको ड्यूटी दी गई आप अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कीजिए और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। तो वही बात करें कि इस गुण के आधार पर देखोगे तो संयुक्त परिवार जो कि आपका औद्योगिकरण में सहायक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट उसके पक्ष में हमने देख लिया, उसके विपक्ष में देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे शॉर्ट नोट बना के अपना नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है उपरोक्त प्रकारों के संदर्भ में कई विद्वानों के अध्ययन को संदर्भित किया जा सकता है, जैसे D.R. गडगिल, S.P. मेहता के अनुसार संयुक्त परिवारों ने बैंकिंग, कपड़ा मिलों, इस्पात कारखानों तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कह रहे हैं, ये जो ऊपर 3-4 पॉइंट है इसके आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे D.R. गडगिल की स्टडी है, S.P. मेहता की स्टडी है, ये बताते हैं कि संयुक्त परिवार ने बैंकिंग के क्षेत्र में, कपड़ा मिल के क्षेत्र में, इस्पात के क्षेत्र में, कारखानों के क्षेत्र में क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन परिवारों ने पूंजी के एकत्रीकरण यानी इनका पूंजी का देखो बंटवारा नहीं होता है, प्रबंधकों और तकनीकी कौशल
की सुविधा जुटाने तथा बाजार व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखो सिंगर है, सिंगर ने मद्रास के उद्यमियों की स्टडी की है। उसके बाद इन्होंने बताया कि मद्रास के उद्यमियों के पारंपरिक संयुक्त परिवार ने अनुकूलन परिवर्तन के जरिए उनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो संयुक्त परिवार है उसने आज की जो ज़रूरत है, आज की आधुनिकता है, उस मूल्य को अपनाते हुए जो कि औद्योगिकरण का विकास किया है, अपने बिजनेस का औद्योगिकरण करके उसे और बड़ा बनाया है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है इसलिए उनके पारंपरिक प्रतिमान में पर्याप्त परिवर्तन के बावजूद संयुक्त परिवारों के प्रतिमानों आज उनके बीच पसंद किया। मतलब उनमें देखो आधुनिकता के कुछ स्वरूप तो जरूर आ गए, लेकिन अभी भी वो जो संयुक्तता का आधार है संयुक्त परिवार का, वो अभी भी बना हुआ है। फिर देखो यहाँ पर कुछ विद्वानों के अनुसार भारतीय संदर्भ में एक सफल उद्यमी के लिए स्वायत्तता एवं व्यक्तिगत दायित्व आवश्यक शर्तें हैं और संयुक्त परिवार इन गुणों को विकसित करके आर्थिक विकास या औद्योगिकरण में को संपोषित करता है। देखो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि कोई अगर एक सफल उद्यमी, कोई इंडस्ट्री अगर उसको सफल बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उस इंडस्ट्री को ऑटोनॉमी चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद से ले सके, ठीक है। और उसके उसके जितने भी वर्कर उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कंपनी की तरफ भी और जो उसके कस्टमर उनके तरफ भी। अगर ये दोनों चीज़ें अकाउंटेबिलिटी उनकी फिक्स हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी और उनकी ड्यूटी जो कि अच्छे से वो उनको ऑटोनॉमी मिल जाएगी, तो वो श्योर है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने काम में, ठीक है। तो यही चीज़ देखोगे आपको संयुक्त परिवार के का ही एक क्वालिटी ये भी है कि जहाँ पे जो कि व्यक्ति को स्वायत्तता दी जाती है, तो सबका अपना ड्यूटी बांट दिया जाता है कि आपको ये काम है, आपको ये काम है, आपको ये काम है, और सभी अपनी ड्यूटी का अच्छे से काम उसको निर्वहन करते हैं। तो इसी आधार पर बोला जा रहा है कि अगर आप देखोगे तो संयुक्त परिवार इन गुणों को विकसित करके आर्थिक विकास या औद्योगिकरण को संपोषित करता है। अब टिम्बर्ग है, देखो टिम्बर्ग बोलते हैं, टिम्बर्ग ने औद्योगिक पूंजीपतियों के रूप में मारवाड़ियों की प्रगति का अध्ययन किया करके इसमें संयुक्त परिवार के योगदान को स्पष्ट किया। देखो आप जितने मारवाड़ी हैं ना, ये ऐसे नहीं छोटे छोटे परिवार, ये बड़े बड़े परिवार है, इनके सभी परिवार के मेंबर जो कि उसी एक बिजनेस में लगे हुए हैं और इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है और काफ़ी आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो टिम्बर्ग जो कि मारवाड़ियों को उदाहरण देते हैं। और देखो कहा जा रहा है कि काम धंधे के सिलसिले में यात्रा पर जाने वाले मारवाड़ी पुरुष पत्नी और बच्चे को संयुक्त परिवार के शरण में ही छोड़ कर जाते हैं। मतलब जो पुरुष है वो अगर काम से बाहर भी जाते हैं तो उनके पत्नी और बच्चे कहाँ थे, संयुक्त परिवार में ही रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और ये मारवाड़ी उनको तब ये निश्चिंत होता है कि हाँ मेरी जो फैमिली है, मेरे जो बच्चे बीवी हैं वो अब मेरे परिवार के साथ हैं, तो मतलब वो सुरक्षित है। ये निश्चिंतता के साथ वो जब अपने काम पर जाते हैं तो अपने काम पर वो पूरा फोकस कर पाते हैं और अपने जो ड्यूटी है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, जिससे उनकी जो औद्योगिकरण का विकास में वो सहायक करते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो के सुजाता ने पारसी, गुजराती और मारवाड़ी समुदाय से संबंधित 3 व्यावसायिक परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष दिया कि परंपरा द्वारा अनुकूलन या समझौते की कार्यप्रणाली, यानी जो इनका परंपरागत स्वरूप था उसमें कुछ अनुकूलन किया, थोड़ा बहुत समझौता किया। उसके बाद जो कि संयुक्त परिवार में औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न तनाव एवं भूमिका संघर्ष के बावजूद इसकी एकता को संपोषण करते हैं और आर्थिक विकास को संभव मिलता है। मतलब ये जो कुछ थोड़े बहुत आधुनिक मूल्य उनको आत्मसात करते हुए संयुक्त परिवार में थोड़ा बहुत आपको टसल देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत तनाव दिखेगा, पर ये जो कि स्थायी नहीं, ये अस्थायी है, मतलब थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में क्या होता है कि आप देखोगे बाद में ये धीरे धीरे जो कि पूंजीवाद के मूल्यों को ही धीरे धीरे जो कि स्वीकार करने लगते हैं और ये पूंजीवाद को प्रमोट करने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि एक तरह से इनमें जो कि पूंजीवाद आने के बावजूद भी इनमें जो एकता का जो स्वरूप है वो खत्म नहीं होता है, वो बना रहता है, जैसा कि संयुक्त परिवार का आधार है, ठीक है। अब आगे देखो कहा जा रहा है स्टडी में, कोलिंदा का एक स्टडी है, वो बताते हैं औद्योगिकरण के संदर्भ में संयुक्त परिवार के सकारात्मक प्रभाव के बारे में। कोलिंदा कहते हैं कि औद्योगिकरण संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करता है क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए पूंजी और सहयोग की जरूरत होती है, जिसको संयुक्त परिवार के सहयोग द्वारा पूरा कर लिया जाता है। देखो यहाँ पे बोला जो औद्योगिकरण है वो जो कि संयुक्त परिवार को मजबूत करता है। कैसे? औद्योगिकरण के लिए देखो पूंजी चाहिए होता है और सहयोग चाहिए होता है, तो संयुक्त परिवार उनको जो कि पूंजी भी देता है और आपस में सभी मेंबर जो कि सहयोग के आधार पर जुड़े होते हैं तो सहयोग भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, देखो औद्योगिकरण भी मजबूत हो रहा है, संयुक्त परिवार भी मजबूत हो रहा है, मतलब एक दूसरे को दोनों मजबूत करे। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टडी देखा जहाँ पर हमने देखा पक्ष में भी तर्क देखे कि कैसे जो कि संयुक्त परिवार जो कि औद्योगिकरण में सहायक भी है और औद्योगिकरण में बाधक भी है। और यहाँ पे कंक्लूजन भी आप देख सकते हो, मॉडर्निटी के हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव कंक्लूजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो वही बात यहाँ पे कंक्लूजन में कही जा रही है, जैसे देखो यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आर्थिक विकास, एक सेकंड, हाँ, आर्थिक विकास तथा औद्योगिकरण ने भी संयुक्त परिवार के आकार को प्रभावित किया है, जिससे संयुक्त परिवार में एकाकी परिवार की ओर परिवर्तन संभव है। मतलब कहने का मतलब जो औद्योगिकरण हुआ है, ऐसा नहीं कि संयुक्त परिवार ने सिर्फ औद्योगिकरण में ही भूमिका निभाई है, औद्योगिकरण ने भी संयुक्त परिवार को प्रभावित किया, पर कुछ देखो इसके निगेटिव प्रभावित है, निगेटिव रूप में इन्होंने प्रभावित किया। जैसे संयुक्त परिवार का एकल परिवार में तब्दील होना, एकाकी परिवार में बदलना तेजी से, ये आर्थिक विकास के कारण ही देखने को मिलता है। परंतु यह नवीन विकसित एकाकी परिवार पार्सन्स के अमेरिका के विलगित नाभिकीय परिवार से या यंग के बिला
बेलामोट के ब्रिटेन से के समिति परिवार की तरह नहीं है। कहने का मतलब जो भारत में एकाकी परिवार बना है ना, ये जो एकाकी परिवार हो गया है औद्योगिकरण के कारण, आर्थिक विकास के कारण, तो जो अमेरिका का जो कि एकाकी परिवार है वैसा नहीं है। अमेरिका का जो एकाकी परिवार है वो क्या है, विलगित है, मतलब एक तरह से आइसोलेटेड है, अलग थलग, मतलब अपने परिवार से उसका संपर्क नहीं है, वो संयुक्तता की भावना नहीं है, इस तरह की है। लेकिन भारत का ऐसा नहीं है, भारत का परिवार अलग होते हुए भी जो कि उसके अंदर संयुक्तता की भावना है, वो जो कि देखोगे आप पूजा पाठ त्यौहार विवाह उत्सव में जो कि जाके अपने संयुक्त परिवार से मिल जाता है, और वहीं पर जो कि कुछ दिन समय बिता कर अपने संबंधियों के साथ मिलजुल के ही आता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो भारत का एकाकी परिवार वो अमेरिका जैसा नहीं है, जैसा कि पार्सन्स बताते हैं कि वो एक तरह से अमेरिका जो एकाकी परिवार वो विलगित यानी आइसोलेटेड जो कि एकाकी परिवार हो गया है। और उसी तरह बिलमोट ने बताया था ब्रिटेन का जो सममिति परिवार यानी सिमेट्रिकल फैमिली वैसा भी नहीं है। ठीक है, देखो वही कह रहा है, इसमें अभी भी संयुक्तता का भाव विद्यमान है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत में औद्योगिकरण तथा संयुक्त परिवार दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया है। बावजूद इसके संप्रति भारतीय संयुक्त परिवार अपने अनुकूलित रूपांतरित स्वरूप के साथ विद्यमान है। कहने मतलब देखो दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, फिर भी जो आपका भारतीय संयुक्त परिवार है वो जो कि कुछ अनुकूलन के साथ जो कि अपने जो उसका जो मूल है उसके साथ जो कि विद्यमान है। परंतु यह निर्विवाद है कि आज संयुक्त परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं और इसकी दिशा में निश्चित ही एकाकी परिवार की ओर है। साथ ही बढ़ते हुए व्यक्तिवाद के साथ इसके संयुक्तता के भाव भी कमजोर पड़ने लगे हैं। कहने मतलब जैसे जैसे व्यक्तिवाद या उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढ़ रही है उसी तरह इसके जो संयुक्तता का जो अंदर से भाव है व्यक्ति के वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो आपके लेखक हैं एस.एस. पांडे जी ये स्वीकार करते हैं, ये बताते हैं विभिन्न स्टडी के आधार पर कि हाँ आज जो कि औद्योगिकरण या आर्थिक विकास ने जो संयुक्त परिवार के में बदलाव किए हैं, काफ़ी हद तक बदलाव किए हैं, और लेकिन फिर भी उसमें जो संयुक्तता का आधार या मूल भाव है वो बना हुआ है। तो इस तरह से कुछ हमने यहाँ पे संयुक्त परिवार पे औद्योगिकरण का प्रभाव देखा और पढ़ा। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक आपको क्या है, संयुक्त मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जो हिंदू विवाह है और परिवार है इस पे जो सामाजिक नियम कानून बने हैं उसका क्या प्रभाव हुआ। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग समझेंगे, देखेंगे और कौन कौन से कानून है जो कि आपका जो सामाजिक विधि विधान है जो हिंदू विवाह और परिवार पर प्रभाव छोड़े हैं। तो देखो पहला यहाँ पे एक्ट है सती प्रथा अधिनियम 1829 जिसको बाद में संशोधित करके 1887 में संशोधित किया था। अब देखो इसके द्वारा क्या हुआ, भारतीय समाज के अमानवीय प्रथा के रूप में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। फलतः स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हुआ और पितृसत्तात्मकता जो है वो कमजोरी, मतलब जो पैट्रियार्की जो थिंकिंग है समाज में कि स्त्रियाँ जो कि निम्न हैं पुरुष उच्च हैं, इस टाइप की जो चीज़ें थी तो वो जो कि उसमें जो कि कमज़ोर वो उसमें वीकनेस देखने को मिली है सती प्रथा अधिनियम बनने से, सती प्रथा को रोकने से। ठीक है, एक तो ये अधिनियम था। फिर देखो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आया। इसके द्वारा क्या हुआ, विधवा को पुनर्विवाह न करने की निर्योग्यता से मुक्ति मिली, मतलब जो विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। दूसरे विवाह और संतान को भी वैध माना गया, मतलब समाज में उनको जो कि स्वीकार किया गया। फलतः स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो स्त्रियाँ थी उनकी परिस्थिति में भी सुधार हुआ। फिर देखो थर्ड आपका क्या एक्ट है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929। इसके अंतर्गत देखो आपका जो बाल विवाह है उसको रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, और इसके लिए विवाह की न्यूनतम आयु भी निर्धारित की गई। देखो अब जब बाल विवाह रोका गया और विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई तो इसके कुछ परिणाम भी आपको समाज में देखने को मिले। देखो क्या हुआ, इसके बाद जब ये कानून आ गया तो ये इससे क्या हुआ, परिवार में बहुओं की स्थिति में सुधार हुआ। देखो अब कम आयु की बहू है, अरे कम आयु की बहू नहीं है, वो पढ़ी लिखी हुई है, वो थोड़ी समझदार हो गई है, तब वो अपने अधिकार, अपने स्वतंत्रता, अपने समानता की बातों को, मूल्यों को जानती है और अपने दायित्व को भी और अच्छे से जानती है। ऐसा नहीं सिर्फ स्वतंत्रता की वो चाहे, वो अपने दायित्व को भी अच्छे से समझिए। इससे जो परिवार में जो बहू की स्थिति है उसमें जो कि आप देखोगे एक सुधार देखने को मिला है। दूसरा पॉइंट करें, लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। जी हाँ, देखो अब जब उनको ज़्यादा एज में शादी होगा तो उनको पढ़ने का पूरा अवसर मिलेगा, तो ये भी इसके सकारात्मक पॉइंट है। फिर तीसरा पॉइंट करें, लड़कियों द्वारा संयुक्त परिवार में अनुकूलन की कठिनाइयों की वजह से संयुक्त परिवार के टूटने की समस्या दिखने लगी। अब देखो जब लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, वो अपने अधिकारों को जान गई है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी परंपरागत परिवार है जो अपनी रूढ़ियों को लेकर बैठा हुआ है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, टसल देखने को मिला है। एक तरफ स्वतंत्रता, लड़कियों की समानता का अधिकार है, उधर दूसरी तरफ एक ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्था है जहाँ पर जो कि इनके अधिकारों का हनन कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जो कि आपको देखोगे तो हनन मतलब टसल या टेंशन की स्थिति भी देखने को मिल रही है संयुक्त परिवार में। फिर देखो चौथी बात करिए कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। ऑब्वियस बात है, अगर इनकी लेट शादी होगी तो इनकी जो हेल्थ है, फिजिकली हेल्थ है, वो मैच्योरिटी पे जाएगी, जिससे वो जो कि उनका जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ भी दोनों जो कि स्वस्थ रहेगा। ठीक है,
तो इस वजह से आप देखो इनका जो स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, इनको शिक्षा में जो कि अवसर मिला है, और इनको जो कि परिवार में एक तरह से समझो जो अंडरस्टैंडिंग है फैमिली के आफ्टर मैरिज वो विकसित हुई, क्योंकि इनकी एज बढ़ गई है, इनको इनमें अनुभव ज़्यादा है चीज़ों को समझने देखने का। ठीक है, फिर देखो एक और अगला एक्ट आपका आया था विशेष विवाह अधिनियम 1954। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह के लिए आया था, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति में विवाह कर सकता है, इसके लिए जो कि कानून लाया गया था। तो अब इसके देखो कुछ परिणाम में क्या हुआ, इसमें देखो स्त्रियों की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, यानी जो आपका पैट्रियार्की सिस्टम है वो भी थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि जाति व्यवस्था कमजोर हुई। दूसरा देखो यहाँ पे वैवाहिक निर्णयों में माता पिता की भूमिका में कमी आई, क्योंकि पहले क्या होता था माता पिता जहाँ बोलते थे वहाँ शादी होती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो आपकी जनरेशन है आज की, वो जो कि अपने मैक्सिमम देखोगे अगर दोनों लोग जॉब कर रहे हैं तो अपने जो कि जीवन साथी स्वयं चुनना पसंद करते हैं ज़्यादातर। अगर माता पिता भी चुनते हैं तो वो भी एक बार अपने बेटे या बेटी से पूछते थे कि आपको इनसे शादी करना स्वीकार है या नहीं, उनसे पूछ के ही उनकी शादी कराई जाती है। तो एक तरह से देखो तो वैवाहिक निर्णय में माता पिता की जो केवल भूमिका थी वो कम हो गई है, या तो भी कह लो कि एक तरह से सहभागी भूमिका हो गई है। यहाँ पर जो पुत्र या पुत्री है उसकी भी जो कि राय विमर्श ली जाती है। तो ये काफ़ी इसका सकारात्मक पॉइंट है ये विशेष विवाह अधिनियम आने से। फिर देखो क्या हो रहा है, संयुक्त परिवार का विघटन तथा एकाकी परिवार का उदय। अब देखो कैसे क्या होता है, कभी कभी कि कोई व्यक्ति है किसी अन्य जाति में शादी कर लेता है, कोई लड़का या लड़की, तो क्या होता है कि परिवार वाले उसको घर से निकाल देते हैं। तब परिवार वाले निकाल देते वो फिर जाकर कहीं और अपना परिवार बसाएगा, तो फिर क्या हो, एक तरह से जो संयुक्त परिवार वो टूट रहा है। ठीक है, एकाकी परिवार में तब्दील हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति भी आपको देखने को मिल रहा है विशेष विवाह अधिनियम के इस तरह के परिणाम है। फिर और देखो और क्या अधिनियम आए थे, हिंदू विवाह तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955, मतलब जो तलाक से संबंधित अधिनियम आए थे, जहाँ पे बोला गया कि तलाक जो कि लीगली एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके बाद देखो स्त्री पुरुष दोनों को विवाह संबंधी कुछ शर्तों को मानना अनिवार्य कर दिया गया, तथा स्त्रियों को भी विवाह विच्छेद का अधिकार दिए गए। मतलब स्त्री चाहे तो वो भी डाइवोर्स ले सकती है, ऐसा नहीं कि केवल पुरुष जब चाहे तभी ले सकता है, तभी जो कि डाइवोर्स हो सकता है। अब देखो इसके कुछ परिणाम है, क्या परिणाम है, जो पुरुष प्रभुता था उसका ह्रास हुआ, मतलब उसमें कमी देखने को मिली। फिर स्त्रियों की परिस्थिति में भी सुधार हुआ, ऑब्वियस सी बात है सुधार हुआ। फिर थर्ड देखो विवाह का स्थायित्व प्रभावित हुआ और विवाह संस्कार न रहकर एक समझौता बन गया। देखो जब वही बोला गया कि इस अधिनियम के तहत यहाँ पे देखो बोला गया था कि स्त्री पुरुष को कुछ शर्तों को मानना अनिवार्य हुआ। जब शर्त को मानना अनिवार्य हुआ तो एक तरह से ये समझौता हो गया। जबकि हिंदू विवाह जो कि एक संस्कार के रूप में माना जाता था, जब हमने विवाह वाला क्लास पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, तब हमने इसको देखा था कि हिंदू विवाह एक तरह से संस्कार धर्म संस्कार माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये डाइवोर्स वाला अधिनियम होगा तो हिंदू विवाह जो कि संस्कार न रहकर एक समझौता बन जाता है। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवोर्स की स्थिति से क्या होता है, बच्चों के लालन पोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर ये तो इस तरह के जो कि डाइवोर्स पे अधिनियम बनने से इस तरह के इसके कुछ सकारात्मक नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्या अधिनियम बने आपका परिवार और शादी को लेके, दहेज निरोधक अधिनियम। काफ़ी अच्छा ये जो कि अधिनियम आया था 1961 और 86 में इसको फिर से संशोधित किया। इसके द्वारा दहेज लेन देन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, फलतः स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया आपका 1956 और जिसको संशोधन किया 2004 में। इसके द्वारा क्या हुआ, लड़कियों को अपने माता पिता की संपत्ति में लड़कों के समकक्ष अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि अब लड़कियां भी जो कि अपने पिता की संपत्ति में जो कि अधिकारी हैं, वो भी जो कि उनका भी हिस्सा जो कि उस संपत्ति में लगेगा। ठीक है, तो इस तरह का भी एक्ट आया आपका। तो ये काफ़ी पॉजिटिव जो कि काम किए गए। अब देखो इन सभी एक्ट से क्या, इस एक्ट से क्या हुआ, जो उनको अधिकार मिला संपत्ति में, इससे क्या हुआ, फलतः स्त्रियों की परिस्थिति में सुधार हुआ तथा महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुई। जहाँ लड़कियों द्वारा अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार का दावा किया गया है, वहाँ पारिवारिक तनाव जैसे समस्या उत्पन्न हो रही है। देखो जहाँ पे कोई लड़की बोलती है कि ये अगर वो उसकी शादी हो गई, वो अपने मायके चले, अपने ससुराल चली गई, अब वो बोलती है कि जब उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा था तो बोलती है कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, तो क्या होता है उनके जो भाई लोग हैं उनसे उनका तनाव उत्पन्न हो जाता है। जो पिता, एटलीस्ट पिता से भी उनके तनाव हो जाता है। पिता बोलते हैं कि अब तो ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ के लिए पराई हो, ऐसा कुछ उनको पराया धन बोला जाता है, ताकि ये बोला जाता है। और उनको जो कि उस घर का, जहाँ उनकी शादी उस घर का मान लिया जाता है, इसलिए जो कि संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, परिवार में एक तरह से टसल भी देखने को मिल जाता है। जहाँ यहाँ पर देखो यही तनाव जैसे उत्पन्न हो रही है, परंतु यह संक्रमणकालीन अवस्था जनित तनाव व संघर्ष है। कहने का मतलब ये जो तनाव उत्पन्न हो रहा है ये संक्रमणकालीन, मतलब अभी परिवर्तन हो रहा है उस आधार पे है। ये ज़्यादा दिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। एक टाइम आएगा जब जहाँ पे समाज में ये चीज़ें सब लोग जो कि स्वीकार्य होगा, सबको कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी बेटी को भी संपत्ति में अधिकार देने में। आज आपको देखने को मिल रहा होगा कहीं कहीं जो कि महिलाएँ भी, जो स्त्रियाँ हैं, अपने घर की संपत्ति में अपना अधिकार रख भी रही हैं, है ना। अंततः यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम साबित होगा तथा दहेज की प्रथा के उन्मूलन में भी यह सहायक होगा।
अब देखो ये अभी ये जो हमने विवाह और परिवार संबंधी जो भी आपके अधिनियम आए थे उसका कुछ मूल्यांकन यहाँ पे देखते हैं। स्पष्ट उपरोक्त वैधानिक प्रयासों ने भारत में विवाह संस्था के विभिन्न आयामों में परिवर्तन को संभव बनाया है, परंतु अर्थ के बढ़ते महत्व, विधान में निहित कमियां, इसके कार्यान्वयन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, इन विधानों के पक्ष में जागरूकता का अभाव आदि कारण अभी भी तक अपेक्षित परिवर्तन संभव नहीं पाया। कहने मतलब ये जो कमी है इसमें, ये जो एक्ट आया था इसमें देखो बहुत कमी है। देखो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, इसका जो अर्थ है उसको ठीक से डिफाइन नहीं किया गया, उसमें कमी आ गई। इसमें जो आपका अधिनियम है उसमें कुछ ना कुछ लूप होल है जिसके जरिए लोग बच जाते हैं, तो ये भी कुछ कमी रही है। और जो ये एक्ट आया है इसको लागू करने के दृढ़ इच्छा शक्ति ना तो पॉलिटिकल लेवल पर आपको देखने को मिलती है, ना ही आपको जो कि पॉलिटिकल के साथ साथ जो आपका प्रशासनिक लेवल है वहाँ पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरह का अभाव, इन सभी अभावों की वजह से देखोगे, और साथ ही इन जो ये जो एक्ट है इनमें जो कि जागरूकता का अभाव है, मतलब जिनके लिए एक्ट है उनको ही नहीं पता कि हमारे जो कि बचाव में संबंधी ऐसे भी कुछ एक्ट प्रावधान है। तो जब जागरूकता किसी को पता नहीं होगा कि हमारे संबंध में कुछ ऐसा कानून बने तो वो कैसे जो कि इसका उपयोग करेगा। तो इन सभी कमियों के कारण देखोगे ये जो आपके विभिन्न प्रयास, जो वैधानिक प्रयास है, ये उतने सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, वही कह रहा है कि आदि कारण अभी तक अपेक्षित परिवर्तन संभव नहीं हो पाया है। भारत के गांव में आज भी बाल विवाह प्रथा पाई जाती है। आज भी लगभग सभी विवाह जाति के अंतर्गत ही संपन्न नहीं हो रहे। आप देखोगे बहुत कम जो कि दूसरे जाति में या अन्य जाति या अन्य धर्म में जो कि शादियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, फिर देखो तलाक की वैधानिकता के बाद भी आज औरतें आज पति के जुल्मों को सहती हैं, और आज भी विवाह में दहेज एक सामान्य घटना बनी हुई है और जिसे रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस तरह की बात करें, ये सभी तथ्य सिद्ध करते हैं कि वैधानिक प्रयासों द्वारा जो परिवर्तन सामने आए हैं वह सीमित है और कुछ ही पक्षों में ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही कह रहा है आपका, अतः इन परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इन विधानों के क्रियान्वयन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो और शिक्षा प्रसार द्वारा इन विधानों के पक्ष में जनमत निर्माण हो, क्योंकि जब तक इसके पक्ष में सामाजिक अपील नहीं होगी तब तक विधानों का व्यवहारिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। देखो जब तक जो कि समाज इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा कि दहेज लेना गलत बात है, ठीक है, और जो आपका डाइवोर्स जो कि एक अच्छी बात है और विधवा पुनर्विवाह जो कि अच्छी बात है, तो डाइवोर्स अगर कोई लोग सुखी नहीं है, वो उससे हट रहे हैं, इसको गलत ना देखा जाए, और विधवा पुनर्विवाह को भी स्वीकार किया जाए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो जब तक ये समाज के लोग नहीं स्वीकार करेंगे ना, तब तक जो कि ये ऐसे कितने भी कानून जाए वो जो कि ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे देखो यहाँ बोला कि दहेज एक सामान्य घटना अभी भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्ट है, लेकिन फिर भी लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है, सोच में नहीं परिवर्तन आ रहा है, जो पितृसत्तात्मक थिंकिंग है वो अभी भी बनी हुई है। इसी कारण जो ये सभी विधान जो कि उतने अपने उच्च स्तर पे जो कि अपने अच्छे स्तर पे जो कि प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये हमारा एक्ट वाला सिस्टम खत्म होता है। अब देखो यहाँ का टॉपिक है भारत में पितृतंत्र, संपत्ति एवं उत्तराधिकार। तो हम देखेंगे आज पैट्रियार्की जो हम पढ़ते हैं हमेशा, अब आज इसको हम डिटेल समझेंगे किस किस टाइप का पैट्रियार्की या किस तरह से पैट्रियार्की जो कि भारत में हमको देखने मिलता है। साथ ही संपत्ति एवं उत्तराधिकार संबंधी जो बातें हैं उसको भी देखेंगे। देखो पितृतंत्र या पितृसत्तात्मकता समाज का वह स्वरूप है जहाँ सत्ता पुरुषों के हाथ में केंद्रित होती है। देखो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सटीक ये डेफिनेशन है आपका पितृतंत्र का या पितृसत्तात्मकता का। आप लिख सकते हो पितृसत्तात्मकता समाज का वह स्वरूप है जहाँ सत्ता किसके हाथ में होती है? पुरुषों के हाथों में केंद्रित होती है। ठीक है, भारतीय समाज में प्राचीन काल में देखोगे तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिला की भूमिका की संकल्पना पत्नी और माँ के रूप में ही रही है। आप देखोगे महिला को ज़्यादातर पत्नी और माँ के रूप में ही दिखाया जाता है। उसको एक ऐसे मतलब कि जैसे एक पुरुष जाता है काम करने के लिए तो उस स्तर पे उनको नहीं दिखाया जाता है। भारत में महिला की सामाजिक परिस्थिति पुरुषों की तुलना में द्वितीय श्रेणी की ही मानी जाती रही है। स्त्रियों की निम्न परिस्थिति से संबंधित समस्या जो कि सांस्कृतिक समस्या है, ऐसा कहा जा रहा है। देखो जो स्त्रियों की द्वयम दर्जे की या फिर निम्न परिस्थिति है वो किसके आधार पर? सांस्कृतिक आवश्यकताओं के कारण ऐसा हुआ है, सांस्कृतिक आधार पे। कैसे यहाँ पे हम समझते हैं कैसे ये है? देखो भारतीय समाज में इस मान्यता ने कि लड़का परिवार के वंश परंपरा को आगे चलाएगा और मृत्यु होने के बाद धार्मिक अनुष्ठान भी पूरा करेगा। देखो भारतीय समाज में आप देखोगे इस तरह की मान्यता है, जो लड़का है वो परिवार के वंश को आगे बढ़ाता है, साथ ही जो मृत्यु का जो क्रियाक्रम है या फिर किसी अपने पिता को मोक्ष देने की बात है वो कौन करता है? लड़का, पुत्र ही जो कि मुखाग्नि देता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे कल्चर है, ये क्या कर रहा है? एक तरह से देखो जो आपका पितृसत्तात्मकता विचार है उसको बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है लड़कों को सांस्कृतिक वरीयता दी गई है और लड़कियों को निम्न स्थिति प्रदान की गई है। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पर कहा जा रहा है आपका दहेज, घरेलू हिंसा, निरक्षरता, व्यवसायगत भेदभाव, सामाजिक अलगाव और मनोवैज्ञानिक रूप से आश्रित होना आदि जैसी समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। देखो महिलाओं को आज क्या क्या सामना करना पड़ा, किस समस्या का? दहेज का, घरेलू हिंसा का,
की स्थिति, अब वो निरक्षर अपने से स्वयं है, उनके माता पिता उनके घर वालों ने उनको नहीं पढ़ाया इसलिए वो निरक्षर हो रखी हैं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उनके जो घर के लोग हैं वो पैट्रियार्की से ग्रसित है ना। फिर व्यवसायगत भेदभाव भी जो किया जाता है, जैसे कि महिलाएं ये पिंक कॉलर जॉब कर सकती हैं और कोई जॉब नहीं कर सकती, है ना। और सामाजिक अलगाव और मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें आश्रित, मतलब ऐसा बताया जाता है कि आप पति पर आश्रित हो पूरी तरह से, आप पति के बिना कुछ भी नहीं हो, जो आपका पति कहे चाहे वो सही गलत वो आपको मानना चाहिए। या फिर जो आपके पिता कहे, पति की जब अगर शादी नहीं हो तो पिता, तो वो चीज़ बात कहते हैं। इस तरह से पूरी तरह से आश्रित होना, तो ये जैसी समस्याएं जो कि महिलाओं को आज सामना करना पड़ रहा है, इन समस्याओं का मूल कारण लड़के की वरीयता दिए जाने की अवधारणा में देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप पितृसत्तात्मक को समझ सकते हैं भारतीय समाज में किस हद तक जो कि आपकी बनी हुई है। पितृसत्तात्मकता भारतीय समाज में संपत्ति एवं उत्तराधिकार के मामले में महिलाओं के अधिकार बहुत कम है। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक था संपत्ति उत्तराधिकार, तो वही बात को यहाँ पे कह रहा है कि संपत्ति और उत्तराधिकार में देखोगे तो महिलाओं को अधिकार बहुत ही कम है। ठीक है, हिंदू कानून और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो समस्त अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसमें लागू करता है, भी महिलाओं को जो कि संपत्ति में नाममात्र का अधिकार देता है। देखो यहाँ जो एक एक्ट की बात करें जो आपका हिंदू कानून और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, ये बताया कि इसमें जो कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार तो दिया गया पर बहुत ही नाम का। ठीक है, फिर देखो एक और है आपका 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम से उत्तराधिकार के प्रकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इससे महिलाओं एवं पुरुषों दोनों को उत्तराधिकार के समान अवसर और समान अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन इसमें बाद में शक्ति संरचना के कुछ ऐसे मुद्दे आए जो महिलाओं को पारिवारिक साधनों पर सीधे अधिकार से वंचित कर। देखो ये जो एक्ट आया था आपका 1956 का हिंदू उत्तराधिकार वाला अधिनियम आया था, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो कि महिलाओं को जो देखो समान पुरुषों के समान ही जो कि संपत्ति में अधिकार दिए गए, लेकिन बाद में जो क्या हुआ शक्ति संरचना में मतलब कुछ ऐसे पॉलिटिकल अप डाउन हुए कि उसमें जो कि पॉलिटिकली गेम के थ्रू जो कि इनको जो कि इसमें कुछ और जो कि शर्तें वर्तें रख दी गई, जिससे क्या होगा इनको जो कि पारिवारिक जो साधन है, मतलब जो परिवार में जो संपत्ति में जो और चीज़ें हैं उनमें जो कि इनको सीधे अधिकार से वंचित कर दिया। जैसे मान लो कि किसी के पास गाड़ी है, 3-4 ट्रैक्टर है, तो इन सब चीज़ में इनको जो कि संपत्ति का अधिकार नहीं है। ठीक है, केवल जो भूमि है बस उतने में ही संपत्ति का अधिकार रखा गया है। इस अधिनियम में अविवाहित पुत्री, विवाहित पुत्री एवं विधवा पुत्री के आधार पर भी भेद किया गया है और निवास के अधिकार पर केवल अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री एवं पति द्वारा परित्याग यानी जिसको पति द्वारा छोड़ दिया गया ऐसी पुत्री को जो कि संपत्ति में अधिकार दिया गया है। लेकिन जो विवाहिता पत्नी है, जो विवाहित पुत्री है, उसको जो कि ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। फिर अचल संपत्ति सीधे पुरुष के नियंत्रण में ही रहती है, मतलब जो एक तो मान लीजिए तो भूमि और जो ऐसी संपत्ति जो अचल है वो जो कि किसके हाथ में रहेगी, पुरुष के ही हाथ में रहेगी। तो ऐसे इसमें बहुत सारे लूपहोल है जिसने जो कि अपने एक तो कलो ये अपने उद्देश्य में पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि इसने महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दे पाए संपत्ति में। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है अपने माता पिता से लगाव भी महिलाओं को अपने भाई को अदालत में लाने से रोकता है। देखो कहीं कहीं क्या होता है कि संपत्ति में अधिकार अगर महिलाओं को नहीं मिलता है तो वो उन पर तो केस भी कर सकती है, लेकिन उनको अपने माता पिता से काफ़ी लगाव होता है, तो वो सोचते हैं कि इससे क्या होगा, मेरे माता पिता भी परेशानी होगी, उनको भी तकलीफ होगी, मेरे भाई जो कि मेरे माता पिता को सुनाने लगेंगे, इस तरह की बातें। तो ये सब सोच के जो कि वो केस भी नहीं करती ज़्यादातर। दूसरी ओर देखो उनके पति के घर भी संपत्ति और ज़मीन महिला का सीधा हक नहीं होता। अब देखो एक तो इनको अपने घर पे भी संपत्ति का अधिकार नहीं मिल रहा है, और जहाँ इनका जो पति का घर है वहाँ पे भी इनको संपत्ति का अधिकार इनको डायरेक्ट नहीं मिलता है। इनके जो हस्बैंड होते हैं उनका उस पर अधिकार होता है, और बाकी हस्बैंड के थ्रू इनको थोड़ा थोड़ा करके मतलब आराम से थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, धीरे धीरे मिलता रहता है। मतलब जो हस्बैंड का वही एक तरह से मान लिया जाता है कि जो मेरे हस्बैंड का वो मेरा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, जो हस्बैंड जैसा चाहे उसको उस तरह से खर्च कर सकता है। ठीक है, फिर केंद्र सरकार द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संबंधी नियमों को महिलाओं के हित में परिवर्तन करने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया, जिसकी प्रवृत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2004। देखो इन सब समस्याओं के कारण जो कि अब इसमें जो कि संशोधन किया गया, जिसके लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2004 के रूप में यह जो कि सामने आया फिर से। ठीक है, अब देखो कह रहा है इस अधिनियम के द्वारा परिवार में पुत्रियों को पुत्रों के समान ही पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु इसके समर्थन में आम समाज को लोकमत नहीं बन पाने का यह बहुत प्रभावी नहीं हुआ। देखो जो 2004 में संशोधन किया गया, इसमें पूरी तरह से जो कि पुत्र पुत्री को समान अधिकार दे दिए गए हैं, पर यह जो कि अभी भी देखो जनता द्वारा स्वीकार्य उतने रूप में नहीं किए गए, मतलब विचारों के स्तर पे, इसलिए जो कि यह जो कि पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया। अब देखो ये हमने हिंदू धर्म में देखा कि किस तरह से उत्तराधिकार का नियम है। अब इसी तरह हम जो कि आगे अन्य धर्मों को भी देखेंगे, तो सबसे पहले जो आपका इस्लाम धर्म है वहाँ पर उसमें देखते क्या प्रावधान है उत्तराधिकार को लेकर। तो देखो मुसलमानों में भी उत्तराधिकार में पुरुषों की वरीयता प्राप्त है। यहाँ पर देखो जितने भी धर्म हैं, चाहे आपका इस्लाम धर्म हो, चाहे आपका पारसी धर्म हो, ठीक है, चाहे आपका वो ईसाई धर्म हो, तो हर जगह पुरुषों को वरीयता दी गई है संपत्ति के अधिकार में।
ठीक है। कहीं भी जो है कि आपको स्त्रियों की वरीयता नहीं देखने को मिलेगी। तो ये आप देखोगे सभी धर्मों में एक तरह से देखो जो पैट्रियार्की सिस्टम है वो हावी है। इसमें पुत्र संपत्ति को 2/3 हिस्सा प्राप्त करता है, पुत्री केवल 1/3। देखो मुसलमान में भी क्या होता है, जो पुरुषों को वरीयता दी गई, यहाँ पे देखो अगर संपत्ति है तो 2/3 संपत्ति जो कि पुरुषों को जाती है और 1/3 संपत्ति जो कि स्त्रियों को जाती है। तो एक तरह से देखो इसमें भी काफ़ी भेदभाव हमको देखने को मिलता है। अब बाकी क्या होता है, कुछ कभी कभी कुछ ऐसे सिस्टम आते हैं जहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो वहाँ पे जो पुरुष के दूरस्थ नातेदार होते हैं उनको भी संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। अब इसी तरह देखो ईसाइयों में बता रहा है, अगर पति बिना वसीयतनामा किए मर जाता है तो उसकी पत्नी को संपत्ति का 1/3 हिस्सा या 5,000 रुपये लेने का अधिकारी होता है। शेष संपत्ति उसके वंश और गोत्र नातेदारों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह का भी यहाँ पे सिस्टम है कि मतलब यहाँ पे भी देखोगे स्त्रियों को समानता का अधिकार नहीं दिया गया है संपत्ति में। इसी तरह देखो पारसी धर्म में भी बोला जा रहा है, पारसियों में भी पुत्र अपने पिता की संपत्ति में पुत्री से 2 गुना हिस्सा ले सकते हैं। मतलब जितना मतलब 2:1 का रेशियो रहेगा, 1 पार्ट लड़की को होगा तो 2 गुना उसका जो कि पुत्र को प्राप्त होता है संपत्ति में। ठीक है, तो ये हमने जो कि संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम भी देखा बड़े डिटेल से, तो वो सब कुछ टॉपिक खत्म हो गया। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, देखो भारत में लिंगाधारित श्रम का विभाजन। अब ये जो टॉपिक मैंने इसको पूरा पढ़ा तो मुझे समझ में आया इसमें कुछ ऐसा कुछ फैक्ट वगैरह है नहीं, कोई स्टडी किसी की है नहीं। ये एक तरह से देखो एससे में काफ़ी आपको हेल्प आएगा, जब भी कभी लिंग आधारित भेदभाव की बात आएगा, श्रम विभाजन की बात आएगा, तो वहाँ पे इन सब पॉइंट में काफ़ी अच्छे पॉइंट है, आप कोट कर सकते हो। तो चलो एक फ्लो की तरह, न्यूज़पेपर की तरह इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बनेगी। चलो देखो कह रहा है दुनिया के सभी समाजों में श्रम विभाजन की कोई ना कोई पद्धति अवश्य ही पाई जाती है। श्रम विभाजन के विभिन्न आधारों में एक आधार लिंगाधारित श्रम विभाजन है, जो कि सीधे सीधे समाज की सत्तात्मक संरचना से जुड़ा होता है। अर्थात यदि समाज पितृसत्तात्मकता होगा तो वहाँ पुरुषों का प्रधान एवं महिलाओं की द्वितीय स्थिति होगी। घर, परिवार, समाज, अर्थव्यवस्था तथा शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदारियाँ पुरुषों की होगी। अगर पितृसत्तात्मक समाज है तो नीति निर्माण से महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी पुरुषों का एकाधिकार होगा। तथा अगर स्त्रियों का जो स्त्रियां हैं उनका कार्य क्षेत्र जो कि घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह जाएगा, बच्चों की देखभाल करना, और इस तरह से उनकी स्थिति जो कि द्वितीयक श्रेणी की बन जाएगी अगर पितृसत्तात्मक समाज है तो। यदि समाज का स्वरूप जो कि अगर देखो अगर समाज का स्वरूप जो कि मातृसत्तात्मक है तो क्या होगा, अगर समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक होगा तो वहाँ श्रम विभाजन की स्थिति उपयुक्त के विपरीत हो जाएगी। मतलब अब जो काम पुरुष पितृसत्तात्मक है वो सारे काम महिलाएं करेंगे, अब पुरुषों की यहाँ पे स्थिति द्वितीयक श्रेणी हो जाएगी। अर्थात सभी महत्वपूर्ण कार्य जो कि स्त्रियों के पास होंगे तथा गौण या द्वितीयक कार्य जो कि पुरुषों के पास होंगे। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है चूँकि वर्तमान समाज भी कुछ एक अपवाद को छोड़कर आप देखो वर्तमान वैश्विक समाज में विश्व में अधिकतर जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। अतः स्वाभाविक रूप से पुरुषों को जीविकोपार्जन माना जाता है। यानी पुरुष ही जो है कि आजीवक मतलब कह लो आपका आजीवक साधन है, मतलब आपका कमाने धमाने वाला काम किसके पास है, पुरुषों के पास ही एकाधिकार एक तरह से बना हुआ है। तथा महिलाएं बच्चों की देखभाल तथा अन्य घरेलू कार्यों को ही संपादित करती है। यद्यपि मानवाधिकारों, नारी समानता तथा नारी सशक्तिकरण जैसे सकारात्मक प्रयासों के प्रभाव में महिलाओं की परिस्थिति में काफ़ी सुधार देखा गया है, श्रम विभाजन की परंपरागत लिंगाधारित पद्धति कमजोर होती दिखाई दी है। मतलब जो परंपरागत आधार श्रम विभाजन का कि स्त्रियाँ घर की चारदीवारी में रहेंगी, बच्चे का पालन पोषण करेंगी, घर का काम काज करेंगी, खाना वाना बनाएंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, जबकि पुरुष जो कि बाहर जाएंगे कमाने के लिए, ये सब काम करेंगे, संपत्ति का अधिकार उनके पास होगा, सारे डिसीजन पुरुष लेंगे। तो ये सब जो आपका श्रम विभाजन स्तर पे हुआ परंपरागत आधार पे, ये आप देखो आज जो मानवाधिकार चल रहे हैं, नारी समानता चले या नारी सशक्तिकरण चले, तो ये सब आप देखो थोड़े बहुत कमजोर दिखने हुए हैं। ठीक है, अब देखो बताया जा रहा है हमारे देश में जहाँ महिलाओं की स्थिति वैदिक कालीन समाज में उत्कृष्ट थी, वहीं मध्यकाल आते आते उनकी स्थिति में बहुत हद तक बदतर होती गई। यद्यपि आगे चलकर औपनिवेशिक काल में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि समाज सुधारकों ने महिलाओं से जुड़ी सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसी तमाम सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कुरीतियों व निर्योग्यताओं को दूर करने तथा स्त्री शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार का प्रयास किया है। तथापि लिंगाधारित श्रम विभाजन की पद्धति जो कि त्यो बनी हुई है। कहने मतलब देखो हमारे जो वैदिक काल की परिस्थिति थी वहाँ पे जो कि स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मध्यकाल में आते थे इनकी स्थिति जो कि डाउन होती चली गई। लेकिन फिर भी जो समाज सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सभी जो समाज सुधारक थे इन्होंने जो कि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कुरीतियों और निर्योग्यताओं को दूर करने तथा स्त्री शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार का प्रयास किया है, जिससे जो कि लिंगाधारित
सुधारित जो श्रम विभाजन है उसकी लेकिन फिर भी आप देखोगे इतने सुधार के बावजूद जो अभी श्रम विभाजन का लिंक का था, जो श्रम विभाजन की पद्धति है वो जो की त्यों बनी हुई है, इसमें ज़्यादा परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला है। परिणामतः देखोगे महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर की चार दीवारी में ही सिमटा है। उन्हें खाना बनाने और घर की सफाई करने, बच्चों का पालन पोषण करने, कपड़े बर्तन धोने और कुछ कृषि कार्य जैसे काम ही दिए जाते हैं, जिन्हें सामाजिक पारिवारिक तौर पर काम माना ही नहीं जाता। मतलब ऐसे काम, कोई घरेलू जो काम है, ये सब जो काम है इनको जो कि आप काम में नहीं गिनती करते, मतलब एक तरह से इनकी कोई सैलरी नहीं होती, इनकी कोई टाइम नहीं होता, ये काम आपको 24 घंटे 24/7 करने होते हैं। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे बताई जा रही है महिलाओं को लेके। फिर देखो यहाँ पर कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मौलिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों की समान प्रतिभूति, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को सुनिश्चितीकरण का आदर्श स्थापित करके तथा विभिन्न नारीवादी आंदोलनों के माध्यम से सशक्तिकरण के क्षेत्र में तमाम प्रयास किए गए। यहाँ बताया जाए कि आज़ादी के बाद किस तरह से जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास किए गए। साथ ही महिलाओं को तमाम क्षेत्रों में विशिष्ट परिस्थिति, संरक्षण और प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। परिणाम से भारत में भी लिंग आधारित श्रम विभाजन की परंपरागत पद्धति कमजोर हो रही है और आज महिलाएं स्वयं स्वतंत्र व समान महसूस कर रही हैं। वह आर्थिक व सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुष समानता की मांग करते हुए लिंग आधारित श्रम विभाजन की जो विभाजक रेखा है उसको तोड़ने के लिए न केवल तैयार बल्कि प्रयत्नशील भी है। कहने मतलब जो ये आज का परंपरागत समाज का जो विभाजन लिंग आधार पर जो विभेद करता था उन सबको के खिलाफ, मतलब उन सबको तोड़ने के लिए प्रयासरत है और वो जो कि आज ये काफ़ी हद तक जो कि इसमें सुधार भी हमको देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है उन्हें इस कार्य में यथेष्ट सफलता भी मिल रही है। आज महिलाएं घर की चारदीवारी से निकलकर अबला नारी का चोंगा उतारकर समाज के संरक्षक के तौर पर पुलिस प्रशासन तथा सेना तक में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ठीक है, अभी सेना का एक मामला आया था जिसमें महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया जाता था। किसी एक पोस्ट, कोई एक पोस्ट था उसमें केवल पुरुषों के लिए वो आरक्षित था, तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला नहीं ये महिलाओं को भी अब मिलेगा, तो इस तरह की बातें हो गई। इस तरह से आप देखोगे जो सेना महिलाएँ हैं उनकी परिस्थिति में सुधार हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। राजनीतिक क्षेत्र में गांव की मुखिया से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल तक में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। सामाजिक क्षेत्रों में भी आप देखोगे महिलाएं, जो कि कुछ एग्जांपल दिए थे कुछ नामी महिलाओं की जिन्होंने अच्छा काम किया है, सोसाइटी में आगे बढ़ी हैं। सुनीता नारायण, मेघा पाटेकर, किरण बेदी जैसे हस्तियों से प्रेरित होकर आगे आ रही हैं। आज नीति निर्माण के मामले में चाहे घर हो या केंद्रीय मंत्रिमंडल, हर जगह महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का न केवल प्रयास किया है वरन वे पुरुषों को प्रायः सभी क्षेत्रों में गंभीर और मजबूत चुनौती भी प्रस्तुत कर रही हैं। परंपरागत शिक्षा के क्षेत्रों के साथ ही आधुनिक कॉल सेंटर, बैंकिंग आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं की व्यापक उपस्थिति दर्ज की जा रही है। देखो मैंने बोला ना पहले ये एस्से टाइप का थोड़ा सा आपका है, तो थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छा ही है, कोई इसमें कमी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो किंतु अब यहाँ पर कंक्लूजन की बात की जा रही है, किंतु उपयुक्त उपलब्धियाँ वस्तु स्थिति की मात्र एक पक्ष को दर्शाती है। मतलब जो हमने बताया कि आज महिलाएं काफ़ी कंधे से कंधे बढ़ के आगे चल रही हैं, तो ये जो पूरी उपलब्धियाँ हैं ये केवल एक पक्ष को दर्शाती है, ये पूरी सच्चाई नहीं बताती है। वास्तविकता तो यह भारत के में कामकाजी, आर्थिक, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर तथा पुरुष प्रभुता को चुनौती देने वाली महिलाओं की संख्या बस मुट्ठी भर ही है। मतलब ये ऐसी जो महिलाएँ हैं जो हमने यहाँ पर इतने एग्जाम्पल पढ़े, ये बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही हैं। समझो जितनी आबादी है उसका 10% लगभग महिलाएं होंगी जो बाहर काम करती होंगी, लेकिन अभी भी देखोगे 90% महिलाएं जो कि घर की चार दीवारी तक ही सीमित है। देखो यहाँ पे बोला है जबकि परंपरागत लिंग आधारित श्रम विभाजन की पद्धति को आत्मसात कर एक पत्नी, एक माँ, एक बहन तथा एक बेटी के रूप में नारी जनसंख्या का 90% से ज़्यादा का भाग अपने परंपरागत दायित्वों को पूरा कर रहा है। जो हमने बात की वही बात यहाँ पे बता रहा है कि 90% महिलाएं अभी भी जो कि घरेलू कामकाज में ही लगी हुई हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आधुनिकीकरण, तकनीकीकरण, नारी सशक्तिकरण, आधुनिक शिक्षा, स्वाधिकारों के प्रति नारियों में जागरूकता आदि ने यद्यपि परंपरागत लिंगाधारित श्रम विभाजन को चुनौती तो दिया जरूर है, लेकिन इसके बावजूद न केवल परंपरागत श्रम विभाजन की व्यवस्था क्रियाशील है बल्कि अभी भी लेकिन अभी भी आप देखोगे तो पूरी मजबूती के साथ ये सामने नहीं आई है। मतलब इसमें जो कि पूरी तरह से बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 से होकर समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 8 समाप्त होता है। हमने जो कि काफ़ी अच्छे से डिटेल से परिवार और नातेदारी वाली व्यवस्था जो ये आपका है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक थे, जो कि हर टॉपिक जो कि जितने भी इसमें टॉपिक दिए ना लगभग आपको सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और भी काफ़ी क्वेश्चन जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। आप करंट में देखोगे तो काफ़ी जो कि फैमिली वाले चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका जो कि आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और अपने पास इसको रिविजन करते रखिएगा। और जो भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साइड में, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सर आप ही लोगों का चैनल है, ठीक है, सपोर्ट दिखाइए।
धन्यवाद दोस्तों।